हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। तो शुरू में ही मैं बता देता हूँ कि मैं भाई ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, रेगुलरली कमोडिटीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ में कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिल रहा है ऑन द अपसाइड आइदर ऑन द डाउन साइड। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे गोल्ड सिल्वर की बात करो, चाहे क्रूड ऑयल शूटअप की बात करो, चाहे एनजी की बात करो, बिटकॉइन की बात करो। तो इस वीडियो में मैं 4-5 चीज़ें कवर करूंगा, जिसमें आपका रहेगा कि भाई गोल्ड सिल्वर में किस तरीके से आप अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस और एज अ ट्रेडिंग पर्पस। क्या लेवल्स दिख रहे हैं, क्या क्राइटेरियाज है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, वो सारी चीज़ें हम किस किस के ऊपर जानेंगे। गोल्ड सिल्वर के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और दूसरी चीज़ क्या कि क्रूड किस तरीके से यहाँ पे प्ले करेगा, और दूसरी बात नेचुरल गैस किस तरीके से प्ले करेगी। तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि भाई ये वीडियो से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जो लोग ट्रेड नहीं भी करते हैं कमोडिटीज में, उनको क्या मिलेगा कि भाई एक लर्निंग मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो मैं पहली बार बना के देख रहा हूँ भाई। कमोडिटी की सिंपल सी बात बताऊँ, मैं कमोडिटी में ट्रेडिंग काफ़ी करता हूँ, लेकिन वीडियो में फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। डेफिनेटली अपना कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन देना कि भाई मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कमोडिटी से ऊपर की ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग से मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाना कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। जैसा भी कुछ होगा तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। तो कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑल वाला बटन दबा लें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। यहाँ पे अपनी एनालिसिस वीडियो जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट के ऊपर अगले मंडे को क्या हो सकता है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस वीडियो डाल दिया। सारी चीजें A to Z इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा ऊपर की तरफ, नहीं देखिए जाकर देख लेना, नहीं तो इस वीडियो के बाद डायरेक्ट चैनल पे जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सारी इन कमोडिटीज में क्या हो सकता है। और बेसिकली जो न्यूज़ फ्लो है, चाहे वो ट्रम्प से रिलेटेड हो, ईरान से रिलेटेड हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से रिलेटेड हो, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ समराइज करूंगा। उसका अफेक्ट स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से पड़ेगा, चाहे वो यूएस के स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, प्लस कमोडिटी किस तरीके से ग्रैब अप होंगी उसके बारे में बात करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज स्टार्टिंग में बता देता हूं कि भाई जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चैनल के बायो में, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स यहीं देखने को मिलती हैं। सारी चीज़ें A to Z, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सारे सेटअप्स, मेरी साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ग्रुप प्राइवेट है तो सिर्फ और सिर्फ लिंक में जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर देना। मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, मैं ये ग्रुप इसलिए दिखाने के लिए लाया हूँ कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन तो कर ही लेना, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने किस तरीके से डिस्कस करी थी उसके बारे में बात करते हैं। और वही न्यूज़ फ्लोज चल रही है। सबसे पहली न्यूज़ फ्लोज क्या चल रही है भाई, सबसे पहले न्यूज़ ये चल रही है कि ट्रंप कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है, और कहीं ना कहीं ये वॉर अब हो सकता है कि थोड़े दिन बाद यहाँ पे आपको एंड देखने को मिले। अब एंड ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सीज फायर देखने को मिले, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सीज फायर के भाई। मैं तो चाहता हूँ कि सीज फायर कल ही हो जाए, आज ही हो जाए। पर सीज फायर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान यहाँ पे डटा हुआ है, जिस तरीके से यूएस यहाँ पे डटा हुआ है, सीज फायर होना बहुत मुश्किल है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सीज फायर नहीं हुआ तो भैया वॉर एंड करने की बात कैसे कह रहे हो। देखो, ट्रंप है मास्टरमाइंड आदमी, वो ये अंदर से जानता है कि भाई मैं इस वॉर में अब ज्यादा आगे जा चुका हूँ। ये वेनेजुएला वाला अटैक तो है नहीं कि अब 2 दिन में खत्म करके वापस घर आ गए। ये ईरान के साथ अटैक है, जिसके पास मोस्ट एडवांस वेपन्स हैं। अगर मैं कहूँ ऑयल की बात, तो भाई पूरे दुनिया को वो ऑयल यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को भी दिक्कतें आ रही हैं, बाकी कंट्रीज को भी दिक्कतें आ रही हैं। अब ये वॉर एंड करने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो इस वॉर एंड होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रंप भी कहीं ना कहीं थक चुका है। ये वॉर आगे घिसटता जा रहा है, इस पर कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा। अब रिजल्ट नहीं निकल रहा तो भाई आपको पता है कि जो यूएस है या फिर वो ऊपर ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगी अगर ये वॉर और चला। प्लस ट्रंप के पास पहले से ही इतना ज़्यादा कर्जा है कि उसको भाई यूएस बॉन्ड्स जो हैं उसको ही कवर अप करने की बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए उसने कहीं ना कहीं, उसने नहीं कहूँगा लेकिन बड़े प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं मार्केट्स मैनिपुलेट करे, और जिस वजह से आपको मार्केट्स में मैनिपुलेशन दिख रही है। किस लिए दिख रही है वो मैं काफ़ी वीडियोस में पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई कमोडिटी ऊपर क्यों जा रही है। सिल्वर गोल्ड पागल की तरह सिल्वर 4 लाख क्यों चली गई, जिससे वो आम जनता के बाहर हो जाए। इक्विटी ऊपर क्यों चली गई कमोडिटी के ऊपर होते हुए भी, जिससे आम जनता के ऊपर बाहर चली जाए। आम जनता के बाहर चली जाएगी इक्विटी कमोडिटी, तो फिर आम जनता कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, आम जनता इन्वेस्ट करेगी बॉन्ड्स में। तो यूएस पे पहले से ही कर्जा चढ़ा हुआ है बॉन्ड्स का, और वो बॉन्ड्स जब पब्लिश होंगे, बेसिकली कंप्लीट होगा उनका जो ड्यूरेशन है 1-2 साल बाद, और ज़्यादा टाइम नहीं रह गया उनमें, बिलीव मी। मेरे को पता है कि कौन सी डेट, एक्चुअली मुझे वो ईयर याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मंथ और ईयर, लेकिन वो जब
पूरे करने हैं, बॉन्ड्स का जो साइकिल है वो पूरा होगा, तो फिर ट्रंप को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा वो ट्रंप ही जानता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये वॉर और बुरा स्थिति ना ले इसलिए कहीं ना कहीं एंड हो सकती है। दूसरे कई रीजन इसके इसलिए हैं कि ये भाई ट्रंप ने ट्वीट भी करा है ट्विटर पे। ट्रंप ने क्लियर यहाँ पे ट्रुथ, एक्चुअली जो ट्रुथ प्लेटफॉर्म है उस पर यहाँ पे ट्रंप ने अपना मैसेज डाला है कि यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ पे जो मैंने ट्वीट में से ही कॉपी करा है क्विकली, मतलब मैं तो कुछ बना के नहीं लिखा है इसमें। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी है, मैं क्या क्या बताया था। यहाँ पे मैंने एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि भाई नाटो के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है कि जो नाटो कंट्रीज हैं उनको भी दिक्कत होने लग गई कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सारी ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर कहीं ना कहीं बात आ रही है। तो वो भी सजेशन दे रहे हैं कि भाई इस वॉर को स्टॉप करा जाए, कुछ भी सॉल्यूशन निकाला जाए कि लेकिन इस वॉर को स्टॉप करा जाए। और ओवरऑल सारे आप देखोगे कि सारे नेशंस ही कह रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे जापान हो, कोई भी नेशन हो, वो इस वॉर को रोकने की ही बात कर रहा है, क्योंकि इसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा, ना तो रिजल्ट आ रहा। और ऑयल का प्रोडक्शन, ऑयल का एक्सपोर्ट अलग रुका हुआ है, और बाकी कंट्रीज को ऑयल लेने में दिक्कत हो रही है। और अगर मैं बात करता हूँ अपने भाई इंडिया की, तो इंडिया तो बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को हो रहा है इस जंग में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ऑलमोस्ट, शायद जितना मैंने पढ़ा है, 80% ऑफ द ऑयल जो है वो यहाँ पे जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है, और उसमें से भी 40% जो है वो ईरान की तरफ से आता है। तो कहीं ना कहीं भाई इंडिया को दिक्कत हो रही है अल्टीमेटली, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अगर बंद है तो वो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। अब इस वॉर के अगर मैं ख़त्म होने की बात करता हूँ, देखो वॉर की ख़त्म होने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा, तो अमेरिका किस तरीके से एंड करेगा? अमेरिका उस तरीके से एंड करेगा, यूएस जो उस तरीके से एंड करेगा कि भाई वो दिखा देगा कि मैं जीत गया हूँ, मैंने ये सब छोड़ दिया, जाने दो ईरान को। ईरान मतलब बेसिकली वो ये कह देगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल दो, और ईरान से ये कह देगा कि छोड़ते हैं ये वॉर, ये भी खत्म करते हैं। सीज फायर की बात नहीं होगी, लेकिन वो जो वो एमओयू साइन हो सकती है या फिर ऐसा कुछ हो, तो ऐसे कुछ सेक्शंस में वो दिखा देगा बाद में, सुप्रीमेसी दिखाएगा अपने कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, मैं जीत गया लेकिन मैंने वॉर छोड़ दी। तो इस तरीके से यूएस अपना जो ट्रम्प है बेसिकली वो इस तरीके से कर सकता है, और आने वाले दिनों में आपको देख सकता है कि भाई ये वॉर जो है कहीं ना कहीं एंड हो जाए। क्योंकि ये वॉर अगर आगे चली तो फिर ये एक्सेलरेट ही होगी, डीएक्सेलरेटर नहीं होगी, ये बात तो तय है। अब अगर ये वॉर रुकती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा भाई? ऑयल प्राइसेस पर। ऑयल प्राइसेस बहुत बुरी तरीके से टूटेंगे। जितना भी ऑयल प्राइसेस में पंप आया है, एकदम से ऑयल प्राइसेस डंप होंगे। ऑयल प्राइसेस डंप होंगे तो स्टॉक मार्केट्स में और बाकी के मार्केट्स में आपको प्रॉपर रैली दिखेगी। अब सबसे ज़्यादा सवाल भाई किस पे आता है कि कमोडिटी में क्यों हुआ? कमोडिटी एक पंप क्यों नहीं दिया कमोडिटी ने? क्योंकि सेफ हेवन माना जाता है भाई कमोडिटी को तो, और बेसिकली मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूँ, कमोडिटी में भी गोल्ड सिल्वर की बात करूँ तो सेफ हेवन माना जाता है, तो गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं भरे? तो उसके बारे में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चार्ट्स पर चलते हैं। न्यूज़ अपने को समझ में आ गई। अच्छा, एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि भाई एक शॉकिंग चीज़, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स उनकी जो रेंज थी वो थी 2000 किलोमीटर, लेकिन आज सुबह के टाइम पे ये सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं यूके में या फिर ऐसा कुछ कहीं पे अटैक्स करे गए हैं, और उसकी जो रेंज है जहाँ पे भी अटैक करेगा, या डोंट नो कहाँ पर अटैक करा गया है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो है 4000 किलोमीटर की रेंज में। ईरान से 4000 किलोमीटर दूर जो है वो अटैक करे गए हैं। अब सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात है यूके को, और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ अफ्रीका को और बड़े बड़े सिटीज़ को। क्यों? क्योंकि भाई अब इन्हें डर लगने लग गया है कि जब ईरान की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर की है, और उसके अंदर ही यूके भी आता है, उसके अंदर ही अफ्रीका भी आता है, उसके अंदर ही और अलग कंट्रीज भी आती हैं, तो क्या उन पे भी आगे के जो अटैक्स हैं वो प्लान करे जा सकते हैं अगर वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, फिर ऐसा कुछ होता है? तो ये कहीं ना कहीं एक डरावने वाली बात है, और ये डरावना सीन है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक पूरी इकोनॉमी के लिए झटका होगा, ग्लोबल सेक्टर के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए झटका होगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं करते, ओवरऑल इकोनॉमिक वाइज यहाँ पे जो ग्लोबल बेसिकली जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करेगी, और कहीं ना कहीं हम बहुत सालों पीछे चले जाएंगे वापस गड्ढे में। ये आपको समझ के चलना है। होप करिएगा ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे, जो मीम भी वायरल हुआ था, वो सच होने में देर नहीं लगेगी। तो उम्मीद करिएगा ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। हालांकि बहुत मुश्किल है ऐसा हो, लेकिन वी डोंट नो कि ईरान क्या कर जाए क्या नहीं करे, अमेरिका क्या कर जाए क्या ना करे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चार्ट्स पे कि भाई चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है और सारी एक एक करके रीजन डिस्कस करेंगे प्लस उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पर डिस्कस करते हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, मेक और ब्रेक क्रूड में लेवल 9750, और चांसेस ये है कि भाई यहाँ से एक बार रिजेक्शन है। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो ट्रेड करते हैं वो आप एमसीएक्सपी कर सकते हो, आप बेसिकली फ्यूचर उसमें नहीं कर सकते, बाहर की विदेशी फ्यूचर्स नहीं खरीद सकते, आप अमेरिकी फ्यूचर्स नहीं खरीद सकते। डेफिनेटली क्रिप्टो के रूप में खरीद सकते हो, क्रिप्टो के रूप में ट्रेड कर सकते हो गोल्ड को, एक्से यूएसडी को, लेकिन आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते गोल्ड के और सिल्वर के, या फिर बेसिकली क्रूड की बात करते हो तो ब्रेंट क्रूड में आप ट्रेड नहीं कर सकते अभी फिलहाल। फ्यूचर्स की बात करता हूं तो यहाँ पे अपन एमसीएक्स पे डिस्कस करेंगे, एमसीएक्स प्राइसेस और मूवमेंट सबका सेम ही रहता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से अगर आप देखोगे हमने रिजेक्शन लिया और यहाँ से बहुत तगड़ी पिन पॉइंट कैंडल बनाई है। अब क्रूड के प्राइस बेसिकली सिंपल से किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूज़ जब से वो गैस की न्यूज़ फैली है, क्रूड की न्यूज़ फैली है, तो अपने को क्रूड भगता हुआ दिखाई दिया, और क्रूड भगता हुआ दिखाई दिया है तो इसका प्रॉपर नेगेटिव इंपैक्ट किस पे आया है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आया है स्टॉक मार्केट्स पर। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, अभी वीकली टाइम फ्रेम पर है, डेली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ तो आपको क्या देखेगा, अगर आपको याद होगा टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हो तो इन एरियाज के आसपास 7600 के आसपास भी मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि काफ़ी सारे लोग इस बड़ी रेड कैंडल को देखकर सोच रहे होंगे कि गोल्ड सिल्वर की तरह पंप डंप वाला सीन है, लेकिन क्रूड ऑयल में अभी थोड़ा सा और ऊपर जाने की गुंजाइश है। अब यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है वो समय ब्रेकआउट के ऊपर ही पता चलेगा कि भाई ब्रेकआउट अगर होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई कितना बड़ा किस तरीके का ब्रेकआउट हो सकता है। फिलहाल इसमें आप क्या करके चल सकते हो, इसमें आप सिंपल सी अपनी स्ट्रेटेजी बांध कर चल सकते हो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। अच्छा, कितने डिप के ऊपर बाय कर सकते हो, अगर क्रूड नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हो इन 2 डिप्स के आसपास। कौन से 2 डिप्स, 8733 8174। अब क्या पोजिशनली बाय करना सही है, द आंसर इज नो। तो भाई फिर आप लेवल्स क्यों बता रहे हो, देखो लेवल्स में इसलिए बता रहा हूँ, अगर वॉर एसेलरेट होती है, आपको दिखता है कि वॉर आगे बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, यूएस पीछे नहीं हट रहा, ईरान पीछे नहीं हट रहा, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप बेसिकली डिप्स के ऊपर पोजिशनली बाय कर सकते हो। अब पोजिशनली बाय का मेरा मतलब ये नहीं है कि 6 महीने की पोजीशन, मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 1 महीने की पोजीशन या फिर 1.5 महीने की पोजीशन। ठीक है, मैं इतने टाइम पीरियड पर ही बात कर रहा हूँ कि क्रूड में एक भी बार अगर कुछ ऐसा हुआ कि भाई सीज फायर की बातचीत भी छिड़ी और क्रूड के प्राइसेस अगर हल्का सा भी नीचे गिरना शुरू हुए, तो फिर यहाँ से जितना भी पंप आया है वो एक बार में वापस आपको क्रूड के प्राइस 7,000 के आसपास आते हुए दिखेंगे, 7,000 के लेवल के आसपास, 7200 के लेवल्स के आसपास आपको क्रूड के प्राइस जाते हुए दिखेंगे, और बहुत फास्ट लोअर सर्किट्स में जाते हुए दिखेंगे। तो वहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो भी लॉक हो जाएगी, आप उसे बेच भी नहीं पाओगे। तो उस चीज़ को समझ कर चलना और पोजिशनली अपने हिसाब से ही प्ले करना। अच्छा, इंट्राडे में क्या हो सकता है, इंट्राडे में तो देखो क्या ही मूव्स आ रहे हैं, तो इंट्राडे की तो क्या ही बात करी जाए। तो इंट्राडे में देखो मेरे पास सिंपल सी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बेसिकली क्रूड के लिए। कौन सी अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट जोन जो मुझे दिख रहा है वो ये वाला जोन है। कौन सा जोन, 9360। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9360 के ऊपर अगर आपको क्रूड सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, 1 घंटे की कैंडल, 1 घंटे अगर सस्टेन कर जाता है इस एरिया के ऊपर, तो फिर आप हॉल्ट के बाद एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो जहाँ से आपको पॉजिटिवनेस भी दिख सकती है। क्योंकि ये ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं है कि इसमें मैनिपुलेशन ईजिली हो जाए, ये क्रूड है। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो चांसेस बहुत हाई है कि इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर ब्रेकआउट करके पॉजिटिवनेस दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे नहीं आ सकता, लेकिन चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ से पॉजिटिवनेस दिखाए, और अगर यहाँ से ये रैली करता है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स फ्यूचर्स में मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं क्या है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर अड़ा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर अड़ा हुआ है तो वहाँ से जो क्रूड आना, जो ऑयल आना, एक्सपोर्ट होना बाकी है, जो बाकी की कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अगर उसमें दिक्कत आएगी तो फिर आपको यहाँ पे डिमांड सप्लाई का ही खेल है पूरा। अगर मैं बात बताऊँ, अगर ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं मिलेगी, सप्लाई रोक दी गई है और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और इंडिया के पास तो आपको पता ही है जब कितने टाइम, काफ़ी दिन हो गए, और तब हमने निकाला था कि भाई 40 दिन का यहाँ पे अपने पास तेल बचा है, और अब गवर्नमेंट कह रही है गैस नहीं बची, लेकिन सबको पता है कि भाई गैस की क्या हालत है। अगर आप एलपीजी सिलेंडर की बात करते हो तो गैस की कितनी मारामारी हो रही है, वो आपको सोशल मीडिया पर ही दिख गया होगा, वो आपको रियलिटी में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही दिख गया होगा। तो जब पैनिक फैल रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं, तो आपको पता है कि प्राइसेस कहाँ जाएंगे, प्राइसेस हाइक होंगे आइदर बाय द रिटेलर्स
और बाय द गवर्नमेंट। वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाती है या फिर प्राइसेस डिमांड के बेसिस पे हाई करती है, रिटेल ट्रेडर्स तो नहीं कहूँगा, बेसिकली रिटेल कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है। तो वो हमको देखना रहेगा। अगर महंगे होते हैं, डिमांड नहीं आती है, फुलफिल नहीं होती डिमांड, तो फिर कहीं ना कहीं अगर आपको पता दिखेगा यहाँ पे, अगर डिमांड की बात नहीं, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई पूरी नहीं होती है, तो फिर प्राइसेस में हाइक आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, तो ये अपने को क्रूड में पता चल गया। तो क्रूड का इम्पैक्ट देखो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं बात करता हूँ तो क्रूड का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एनजी में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनजी में ही देखने को मिलेगा। अच्छा लगे आज चलो एनजी भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि भाई एनजी में क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। एनजी को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा साइडवेज नेचर, हाईली वोलेटाइल नेचर यहाँ पे एनजी में देखने को मिला। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा हुआ क्यों? अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एनजी के प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए। देखो एनजी के प्राइसेस बेशक क्रूड के पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, सिंक कर कर चलते हैं, लेकिन क्या हमेशा सिंक करते हैं? नहीं, उसमें एक्सटर्नल बेसिकली फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली डिमांड सप्लाई जोन जो होता है वो शामिल होता है, प्लस आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हो कि भाई वेदर किस तरीके से चल रहा है। कुछ लोग समझेंगे नहीं कि भाई वेदर कैसे डिपेंड कर सकता है एनजी पर जो ट्रेड कर रहे हैं, जो फंडामेंटल नॉलेज रखते हैं कमोडिटीज़ की, उन्हें पता है कि भाई वेदर का तो बहुत बड़ा रोल होता है एनजी में। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अगर आप देखोगे, ये कैंडल बड़ी बनी, 2 वीक तक जो था एनजी हाई गया, लेकिन फिर उसके बाद एनजी में कूल डाउन आना शुरू हुआ। ये कूल डाउन क्यों आया? ये कूल डाउन तब आया जब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात चल रही थी कि ठीक है जो वॉर है वो नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो क्रूड के प्राइसेस भी उस टाइम पे गिरे थे, एनजी के प्राइसेस भी उस टाइम पे गिरे थे। लेकिन जब फिर दोबारा सीज फायर टूटा, जो एमओयू साइन हुई थी वो टूटा, और फिर दोबारा अटैक्स हुए, फिर दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मस बैन कर दिया गया, तो यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए लेकिन एनजी के प्राइसेस नहीं बढ़े। ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा रीजन जो मुझे लगता है वो ये था कि कहीं ना कहीं क्रूड में बेसिकली अगर मैं क्रूड के एक्सपोर्ट्स की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में देखने को मिला है? क्रूड के एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है। एलपीजी अगर आप कहोगे, बेसिकली गैस की अगर मैं बात करता हूँ तो गैस में देखने को मिला है, लेकिन गैस में उतना देखने को नहीं मिला। और वही आपको चार्ट्स पे दिख रहा है कि जब गैस की डिमांड है लेकिन सप्लाई भी थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सप्लाई बिल्कुल रोक दी गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड रोक दिया गया है। तो जब सप्लाई भी आ रही है, डिमांड भी आ रही है, तो फिर वो जो पंप था वो किसी काम का नहीं था, और वहाँ पे सारे प्लेयर्स को फंसाया गया। और वो जो बेसिकली जो एनजी है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहा है। अब ये पंप कब करेगा इसके बारे में बात करते हैं। पंप ये तब करेगा जब ये ऑफिशियली अनाउंस होगा, जब और पैनिक अपने जो बेसिकली इंडिया में अगर एलपीजी को लेकर फैलेगा या किसी गैस को लेकर फैलेगा, तो कहीं ना कहीं जो एनजी है वो बहुत तगड़ी तरीके से शूटअप करेगा, और उससे रिलेटेड स्टॉक मार्केट्स में जो स्टॉक्स हैं वो भी पंप अप करेंगे। स्टॉक मार्केट टूटेगा लेकिन जो सिलेंडर बेसिकली जो स्टॉक्स होंगे एलपीजी से लेकर या गैस से लेकर, वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि एचपीसीएल हो गया या फिर इंडियन ऑयल हो गया, ये स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे कैंडल दिखती है, तो वहाँ पे आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अगेन सिर्फ 5-7 दिन के लिए, मैक्स टू मैक्स 7-8-10 दिन के लिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे बहुत दिन 6-6 महीने तक होल्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई 6 महीने तो मैं क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने में ही यहाँ नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है वॉर की, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पैनिक फैल गया, जो कि बिल्कुल फैल सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, बिलीव मी, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, कंट्रीज़ का वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भाई ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर नेसेसिटी है जिसकी, तो आप समझने की कोशिश करो। इंडिया में ही बहुत ज़्यादा पैनिक फैल जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है इन चीज़ों का। इंडिया इम्पोर्ट करता है काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत बड़ी मात्रा में, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो इंडिया में पैनिक फैल जाएगा, और ये आपको शूट अप करते हुए दिखाई देगा। चाहे वो एनजी की बात करूँ, और क्रूड आसमान में पहुँच सकता है, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यस, अगर वो रुकता है तो उसका अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनजी और क्रूड पर, और सुपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पर। तो ये पूरा आपको अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा आपको न्यूज़ से पता चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं बढ़े इस सिचुएशन में, वॉर के सिचुएशन में, जो कि मैक्स टू मैक्स हर बार देखा जाता है कि भाई वॉर पे तो सिंपल सी बात है, जो सेफ कमोडिटीज़ होती हैं, गोल्ड सिल्वर मेटल्स जो होती हैं,
बेसिकली वो सेफ कमोडिटीज़ में आती हैं, तो वो क्यों नहीं बढ़ी अब की बार, और किस तरीके से चार्ट्स पे आपको देखने को मिल रहा है इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मिल रहे हैं बेसिकली सिल्वर में स्पेशली, क्योंकि सिल्वर में 4 लाख के आसपास जितनी भी हाइप बनी थी सारी कूल डाउन होती हुई दिखाई दी, 2.5 लाख के आसपास सिल्वर आ गई वापस। INR टर्म्स में बात करता हूँ, तो किस लेवल से आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग पर्पस यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिल्वर के बारे में बात करता हूँ तो देखो सिल्वर में हाइप कब बनी थी, सिल्वर जो थी वो हाइप के ऊपर ट्रेडिंग चल रही थी, और यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो 4 लाख के आसपास जब 4 लाख का फिगर टच हुआ था तब मैंने वार्न करा था, और 4.2 लाख के आसपास से गई। काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे थे मुझे, बेसिकली कह रहे थे उन जो स्टॉक मार्केट से मैं वीडियो डाल रहा था तब बताता था बीच बीच में, तो लोग कहते थे कि भाई 4 से 4,10,000 चली गई, 4,20,000 चली गई, अपने क्या करवा दिया। लेकिन जब 2 दिन बाद उसमें उतरना चालू हुआ, पैनिक आना चालू हुआ, तो वो सीधा आपको 2,02,000 पे दिखी, 2,20,000 के आसपास दिखी, आधी हो गई, 50% चांदी वहाँ से हो गई। लोगों ने तब भी नहीं छोड़ा, लोग तब भी यहाँ पे गालियाँ देने लग गए, वैसे गालियाँ तो नहीं लेकिन नेगेटिव कमेंट्स देने लग गए कि भाई आपने बताया नहीं कि सेलिंग आएगी, आपने ये बताया कि गिरावट आ जाएगी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि 50% करेक्ट हो जाएगा, आपके चक्कर में हमें ये हो गया वो हो गया। भाई कॉमन सेंस अगर होगा तो समझ कर वीडियो देखोगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देखोगे। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के ऊपर हेट नहीं फैलाना चाहता। अच्छा, बात करते हैं सिल्वर की। कि देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई कमोडिटीज़ क्यों नहीं बढ़ी, कमोडिटीज़ का रीज़न क्या है ना बढ़ने का। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे जो इनमें इंक्रीमेंट नहीं आया, जो प्रॉपर एक रैली देखने को मिलती है वॉर के टाइम पे, उसका रीज़न सबसे बड़ा है भाई US डॉलर। US डॉलर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप INR टर्म्स में बात करो, और वो प्रॉपर अब देखो क्या देखने को मिला, जब US डॉलर स्ट्रेंथनिंग होती है तो फिर कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ के लिए वो बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो अगर आप देखो नॉर्मल सी समझने की बात करो, एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपके पास भाई 1 करोड़ रुपए हैं। अब 1 करोड़ रुपए तो आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो, सब स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हो, क्रूड ऑयल में डाल सकते हो, एल्यूमिनियम खरीद सकते हो, FD कर सकते हो। आपने FD नहीं करी, आपने सोचा FD में तो खराब रिटर्न है। अब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब ऑयल प्राइसेस का आपके पास ऑप्शन है। अब सबसे ज़्यादा सर्ज किस में आया, ऑयल प्राइसेस में आया। ऑयल प्राइसेस में रैली आई क्योंकि ऑयल प्राइसेस की सप्लाई रुक ही गई एक तरीके से, तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा कि भाई अब क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर दो, क्रूड ऑयल खरीद के रख लो, फ्यूचर्स खरीद के रख लो। फिजिकल तो क्या ही खरीदोगे, टंकी थोड़ी भरोगे अपने घर की पेट्रोल से, लेकिन फ्यूचर्स अपने खरीद लिए। तो यहाँ पे जब डाइवर्सिफिकेशन हो गया पैसे का क्रूड ऑयल से रिलेटेड, तो फिर गोल्ड सिल्वर में पंप नहीं आया, स्टॉक मार्केट में पंप नहीं आया, और किसी भी चीज़ में पंप देखने को नहीं मिला। तो ये एक सिंपल सा रीज़न। अब US डॉलर की बात करता हूँ तो US डॉलर जब बढ़ा, और तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर US डॉलर बढ़ने से, या फिर अगर मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल के बढ़ने से, वहाँ पे क्या देखने को मिला, इन्फ्लेशन का जो फियर था वो देखने को मिला अपनी बेसिकली इकोनॉमी पे। अब इन्फ्लेशन का भाई गोल्ड से क्या रिलेशन, वो तो इन्फ्लेशन फ्री मेटल है। लेकिन ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगी, इकोनॉमी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगी, तो उसके हेजिंग के लिए आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जो कि कौन निकला, क्रूड निकला उसका हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट। और सिर्फ हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं, बहुत तगड़े क्रूड ने रिटर्न्स भी दिए हैं। अगर आप देखोगे तो क्रूड 100% के आसपास भी सर्ज हुआ था सिर्फ 2 हफ्ते में, तो वो आपको दिखाता है कि भाई क्रूड ने किस तरीके से रिटर्न दिए हैं। अब क्रूड ने इतने अच्छे रिटर्न दिए तो भाई सिल्वर गोल्ड में तो कौन ही इन्वेस्ट करेगा, और वैसे भी नेगेटिव स्ट्रक्चर चल ही रहा था, पैनिक फैल ही रहा था, तो फिर किसी ने इन्वेस्ट करना उसमें सही समझा नहीं। अब लेवल्स की बात करता हूँ कि भाई इन्वेस्टिंग के लिए कौन से लेवल्स है, ट्रेडिंग के लिए लेवल्स तो वो थे ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तो फिर क्रूड ऑयल बेस्ट था उस टाइम पे। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए लेवल अच्छे हैं कि नहीं, अगर मेरी मानोगे तो भाई ये लेवल बुरे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 100% कैपिटल झोंक दो, लेकिन जो 2,20,000 वाला लेवल है, अगर मैं 2.2 लाख वाले लेवल की बात करता हूँ तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमने सपोर्ट लिया, रिसेंट लोअर लो बनाया था, फिर यहाँ से ये स्विंग लो बनाया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, पर लगातार सपोर्ट लेते हुए आ रहे हैं। इस एरिया के आसपास अगर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग दिख जाती है, प्लस हाई वॉल्यूम के साथ आपको कैंडल की क्लोजिंग दिख जाती है, तो फिर वहाँ से एक रैली जनरेट हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 5 साल के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए सिल्वर आपको बेसिकली सिल्वर जो है आपको एक अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है ना, मेरे को जितनी मेरी गट फीलिंग है, जितना मैं मार्केट्स को देख चुका हूँ, जितना मैं जियोपॉलिटिकल चीज़ों को देख चुका हूँ, 14 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में। जियोपॉलिटिकल जो है उसमें तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, चाहे ईरान US का वॉर रुक जाए, लेकिन ये जो टेंशंस है ना ये बढ़ती रहेंगी, क्योंकि पैसा दिमाग पे जब सवार हो जाता है ना तो फिर वो लड़ाई करवाता ही है, समझ रहे हो ना।
तो वो आप समझ जाओ कि भाई जब पैसा दिमाग पे सवार हो जाता है तो वो लड़ाई करवाता है और वो लड़ाई लगातार झड़ती रहेंगी, किसी के बीच में भी छिड़े। अब लड़ाई छिड़ेगी तो फिर सेव हेवन क्लास जो रहती है अपनी, हेवन इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिल्वर गोल्ड, तो वो तो बढ़ेंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है। प्लस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों बन सकती है, इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया यूज़ करके देखोगे, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार लेके जाता हूँ और यहाँ से आप देखोगे कि भाई क्या अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक सेकंड, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो आपको क्या दिखेगा कि भाई सिल्वर ने अपना जो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ रिट्रेसमेंट लिया है, वो भी 61% के रिट्रेसमेंट एरिया से लिया है, 2,14,000 वाला लेवल। तो ये दो लेवल्स हैं और पार्टिकुलरली ये वाला जो की लेवल है, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है वीकली टाइम फ्रेम पर, अच्छा खासा अगर रैली करने की कोशिश करता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर एक अच्छी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और एक अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो ये एरिया मेरे को अच्छा लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम देखोगे जो नीचे से बाइंग आई, तो ये नीचे से बाइंग आई है, इसलिए आपको ये जो वॉल्यूम है ये बहुत हाई दिखेगा। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर तोड़कर देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, अपने चार्ट्स पर देख लेना। तो इस कैंडल का जब हाई कटेगा, याद रखना, इस कैंडल का जब भी हाई कटेगा इंट्राडे बेसिस पर, आपके लिए एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट होगा और ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो एक हफ्ते के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव मोमेंटम इस कैंडल के हाई के ऊपर ही आएगा और एग्रेसिव पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सोचना और अच्छे खासे जो भी बायर्स फंसे हुए हैं वो वहाँ पे निकलने का सोचें, जो नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं बाइंग की साइड में, वो इस एरिया के ऊपर कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया सिल्वर में। अब डिस्कस करने की भाई गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा है। गोल्ड की भी वही हालत है और गोल्ड का भी वही सिनेरियो है जो मैंने बताया कि भाई क्रूड जंप कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस डॉलर बढ़ रहा है, तो इसलिए गोल्ड के प्राइसेस में भी कोई हाइक देखने को नहीं मिला, जो नेगेटिव ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा। अच्छा, की लेवल कौन सा रहेगा गोल्ड के लिए? गोल्ड के लिए की लेवल रहेगा 1,40,000 का लेवल। ठीक है, 1,40,000 का लेवल गोल्ड के लिए बेसिकली क्रूशियल लेवल रहेगा। इसके नीचे एक बार गोल्ड निकलता है फिर कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी, फ्रेश नेगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। एक बार इस एरिया के नीचे निकल के अगर नेगेटिवली क्लोज कर दे तो फिर कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं वो और बिगड़ेंगे। और अगर इस एरिया के आसपास अगर आपको एक बार पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिल जाती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे हाई वॉल्यूम के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं भाई वॉल्यूम इन टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम ही आपको बताता है कि बड़ा पैसा कहाँ पे लग रहा है, असलियत में पैसा कहाँ लग रहा है। जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ अपना पैसा लगाओ, पैसा ग्रो करेगा। अगर आप बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट चलोगे तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आपका पैसा बने। ठीक है, तो अगर इन एरियाज के ऊपर, इन हाइस के ऊपर निकलना शुरू करता है गोल्ड, इन हाइस के ऊपर ये वाला जो जोन है इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, तो फिर एक फ्रेश रैली, फ्रेश आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गोल्ड में मैं देखो मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी कौन सी होती है भाई, मेरी गोल्ड में सिंपल स्ट्रेटेजी होती है कि भाई गोल्ड जब जब आपको 7-8% के आसपास करेक्ट होता हुआ देखे, 7% के आसपास करेक्ट होता हुआ देखे, तो फिर 7% के करेक्ट होने पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपना अमाउंट डाल सकते हो। जैसे आपने 20% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी जब 7% गोल्ड करेक्ट हो रहा है, इस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे मान लो 7% अगर आप एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पे 7%, यहाँ पे 7%, यहाँ पे 7%, तो वो जो गोल्ड के नीचे वाले लेवल्स हैं वो भी कवर अप करते हुए चलोगे और आपको बॉटम आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो अगर आप 5 साल का ड्यूरेशन भी लेके पकड़ते हो इन्वेस्टिंग के लिए, तो फिर एक अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना। मैं सिर्फ अपना गेम प्लान शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं किस तरीके से प्लानिंग करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि भाई बिटकॉइन में क्या देखने को मिल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, उसके बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो बिटकॉइन कहीं ना कहीं बेसिकली सिंक करता है किससे, यूएस मार्केट्स के साथ। अगर आपको पता होगा तो यूएस मार्केट जिस तरीके से डो जोन्स जिस तरीके से परफॉर्म करता है, यूएस मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं ओवरऑल, बिटकॉइन कहीं ना कहीं सिंक करता है बिटकॉइन, क्योंकि यूएस मार्केट्स में गिरावट है इस वॉर के चलते हुए, तो बिटकॉइन में भी आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब बिटकॉइन में देखो इस वॉर से सेलिंग देखने को मिल रही है, बिटकॉइन में काफी टाइम से सेलिंग देखने को मिल रही है, और मैं अपना एप्रिसिएशन नहीं लेना चाह रहा, होपफुली मैं सही टाइम पे बता पाता हूँ। $1,15,000 के आसपास जब ये था तब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे अब एक आप करेक्शन की तरफ जा सकते हो। अब होपफुली अगर आप देखोगे तो वहां से कितने ऑलमोस्ट 45% के आसपास, अगर मैं मेजर करके भी दिखाता हूँ 1,15,000 के आसपास से, तो आपको दिखेगा कि वहां से कितने परसेंट हम गिर चुके हैं, 47% के आसपास गिर चुके हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग के पर्पज से, ट्रेडिंग के पर्पज से कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया भाई मेरे लिए कौन सा है, सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला ही है। अगर मैं बात करता हूँ इस जोन की तो अरे एक सेकंड रुकना है, तो इरेज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए भाई ये वाला है, जो कि ये वाला एरिया, एक सेकेंड, ये वाला एरिया 65,000 का एरिया मान सकते हो, पकड़ सकते हो। एग्जैक्टली 65,000 का जो एरिया है, डॉलर टर्म्स में बात हो रही है, 65,000 का एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो राउंड फिगर है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने प्रॉपर कंसोलिडेशन करा, सपोर्ट मान सकते हो। यहाँ पे ही हमने इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट इजीली नहीं लिया है, इसकी पहले लिक्विडिटी साफ करी है, जितने भी बायर्स उनकी लिक्विडिटी साफ करके अब बिटकॉइन कहीं ना कहीं ऊपर निकलने के लिए तैयार है लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ बनाए, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। एक बार हम इस हाई के ऊपर पॉजिटिवली क्लोज कर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। फिर आपको टारगेट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, चौथा टारगेट ये, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। सेलिंग कहाँ पे आएगी, सेलिंग तो भाई सिंपल सी बात है, जब ये लॉस कटेंगे, ये जो जितने भी इन्होंने फिर यहाँ पे बाय करा है उनकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो फिर फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ से कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव हूँ, अच्छी खासी डिमांड मिली है, और हो सकता है ये डिमांड जो है आगे की तरफ बढ़े, और कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होगी, एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगी, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टोज यहाँ पे वर्क करेंगे। क्रिप्टो के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी मेरे पास है, कहीं ना कहीं जो एक बिल जो है यूएस में एक बिल पास हुआ है, जिसमें क्या है कि जो क्रिप्टो के ऊपर इंटरेस्ट रेट, आप मान सकते हो क्रिप्टो के ऊपर इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है, वो फंड कहीं ना कहीं इसमें ऐड होगा, मार्केट्स में लिक्विडिटी, मार्केट में ओवरऑल पैसा ऐड होगा बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर जो बात बिल जो है उसमें ये है कि क्रिप्टो के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्रिप्टो के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर पॉजिटिव यहाँ पे बहुत सुपर पॉजिटिव, एक और प्लस लगा देते हैं, सुपर पॉजिटिव ये न्यूज़ है। बहुत बड़ा पैसा फ्लो होगा जब ये बिल पास होगा, जो जमा हुआ इकट्ठा पैसा है वो एक साथ यहाँ पे पंप होगा, तो भाई क्रिप्टो में आग लगेगी। क्रिप्टो में जब आग लगेगी तो यूएस मार्केट्स में आग लगेगी। हो सकता है वो पॉजिटिव हो स्टॉक मार्केट के लिए भी, जनरली क्रिप्टो जो है वो अपने स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार पॉजिटिव भी हो, क्योंकि अगर यूएस मार्केट रैली करते हैं, ओवरऑल मार्केट्स में इकोनॉमी में बूस्ट आता है, क्रूड गिरेगा, तो अब देखो ये, अगर मैं आपको सिंपल सा रिलेशन बताता हूँ, एक बार लास्ट में बता देते हैं, इस वीडियो को एंड करेंगे कि क्या इम्पैक्ट है अगर क्रूड बढ़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार रिलेशन बताता हूँ, क्रूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एनजी के। ये मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है बाय द वे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टॉक मार्केट के भी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपना है आप कह सकते हो गोल्ड और सिल्वर के भी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, अगर कमोडिटी बढ़ेगी तो जनरली एनजी भी बढ़ती है, लेकिन स्टॉक मार्केट और जो बेसिकली गोल्ड सिल्वर है उनके अगेंस्ट में रहता है। अब गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट कह सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट कह सकते हो, यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट का साइन भी लगा देता हूँ, गोल्ड और सिल्वर के इंडिपेंडेंट रहता है, ये मान के चलो आप, ठीक है। लेकिन गोल्ड सिल्वर जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, वो तो हमें पता ही है। तो आपको ये चीज़ समझ के रखनी है कि अगर क्रूड बढ़ता है तो अपना स्टॉक मार्केट गिरेगा, और गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्रूड शार्प फॉल करता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है वॉर से रिलेटेड कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गया, तो स्टॉक मार्केट रातों रात आपको गैप अप भी बहुत बड़ा दिख जाएगा, और फिर क्रूड में आपको लोअर सर्किट्स में ट्रेड होते हुए दिखेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। आई होप आपको समझ में आया हो कि किन एरियाज के आसपास अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं 10 बार बता चुका हूँ, 11वीं बार भी बता रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है मंडे के लिए ज़रूर चैनल पे देख लेना, लेकिन भाई आपका सपोर्ट ज़रूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोर्स भी चलाया हुआ है, उसको नहीं देखा है ज़रूर जाके देखना, चैनल पे प्लेलिस्ट गिवन है, डायरेक्ट चैनल पे जाके देख सकते हो। नया एपिसोड बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है, पर भाई आपके सपोर्ट की ज़रूरत है डेफिनेटली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कमोडिटी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए कमोडिटी से रिलेटेड, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, तो कमेंट बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कमेंट खुला हुआ है। जो भी आपका फीडबैक हुआ करे, सजेशन हुआ करे, हेट हुआ करे, प्यार हुआ करे, कमेंट बॉक्स में दिया करो सब कुछ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।